हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर क्लास। आज की इस क्लास में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमें एग्जामिनेशंस में बहुत हेल्प करते हैं। अब ये आज की क्लास है, ये पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी सभी पेरेंट्स अपने बच्चे को एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन करवा रहे हैं। एनुअल एग्जामिनेशन बच्चों के इस टाइम ऑनगोइंग है, तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी मैं अपने बच्चे को किस तरह से प्रैक्टिस करवाती हूँ। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक टेस्ट बना रखा है। इसमें मैं ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस इंक्लूड कर देती हूँ। अब जैसे हिंदी का ये एग्जाम्पल, अभी हिंदी का पेपर है मेरे बेटे का, तो उसके लिए मैं आपको बताऊँ, इसमें मैंने लिटरेचर का पोर्शन अलग रखा है एंड व्याकरण का जो होता है वो अलग रखा है। आपके स्कूल्स में जिस तरह से फॉर्मेट फॉलो होता है, आप उस तरह से एग्ज़ाम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर फर्स्ट क्वेश्चन पे आप देखिए, इसमें मैंने लिखा है शब्द को अर्थ लिखने हैं एंड वाक्य बनाने हैं। अब इनके स्कूल्स में फॉर्मेट ये फॉलो होता है कि वर्ड जो है उसी का मीनिंग भी लिखना है एंड उसी पे सेंटेंस बनाना है। अगर इन केस आपके स्कूल में इस तरह से चलता है कि सेपरेट शब्दार्थ आते हैं एंड सेपरेट आता है वाक्य बनाने का, तो आप उस तरह से उसको फॉर्म कर सकते हैं। बट मैंने इस तरह से किया है क्योंकि इनका फॉर्मेट यही रहता है, तो प्रैक्टिस के लिए उनको हेल्प रहती है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे, जैसे आप सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें है, जैसे अब ये क्वेश्चन है, उद्देश्य पर गोला लगाना है, विधेय को रेखांकित करना है। अच्छा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं से ही बच्चों का इंटरेस्ट बनता है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैं उसी के अकॉर्डिंग रखती हूँ जैसे कि पहले एग्ज़ाम्स बच्चों के हुए हैं, तो हमें पता है वो किस तरह से उनका फॉर्मेट रहता है। उसी के अकॉर्डिंग भी मैं भी इसी तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रखती हूँ कि बच्चे को पता चले उसको किस तरह से उसको मार्क्स गेन करने हैं और कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो स्कोरिंग है उसको बिल्कुल ठीक करके आना है। अब ये देख रहे हैं, इसी तरह से इसने सॉल्व करा था, तो मैंने चेक करके यहाँ पे स्कोरिंग भी उनको दी है ताकि उनको इंटरेस्ट इसमें रहे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो शीट्स हैं ना, ये मेरे बहुत काम आती हैं जिस दिन बच्चे का एग्ज़ाम होता है एंड सुबह उठ के जब बच्चा रिवाइज़ करता है, तो ये शीट्स मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इसी के थ्रू मैं रिवाइज़ करवाती हूँ उस मॉर्निंग रूटीन में, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चे की जैसे गलती है। जैसे आप ये देखेंगे यहाँ पर निराली, इसमें क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी है, मतलब बड़ी की मात्रा लगा दी जबकि छोटी लगनी थी। तो यहाँ पर जब वो देखेंगे कि मेरी मिस्टेक यहाँ ये करिए, सुबह अगर उसको वो करके जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि मैंने मिस्टेक कहाँ कहाँ करी थी। छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, जैसे लिखेंगे हंसकर, तो यहाँ पर क्या गए, चंद्र बिंदु नहीं लगाई है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स बच्चे कर देते हैं, इसीलिए हमें ये इस तरह से प्रैक्टिस कराना बहुत ज़रूरी है। इन शीट्स को बनाने के लिए आप इनकी टेक्स्ट बुक्स की हेल्प ले सकते हैं। उसमें बैक एक्सरसाइजेज होती हैं, उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। एंड कुछ बुक्स में क्या होता है, लास्ट में सैम्पल पेपर्स भी गिवन होते हैं और उसमें से क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट आते ही हैं पेपर में, बिकॉज टीचर्स ये चेक करते हैं कि बुक्स को उन्होंने किस तरह से रीड किया है, किस तरह से पढ़ा है। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप टेक्स्ट बुक्स को अच्छे से रीड करें एंड उसके बेस पे क्वेश्चंस बनाएंगे तो उनको समझ में आएगा। अब जैसे इनके सिलेबस में एक ही चैप्टर था डिपेंडिंग ऑन द प्लास्टिक, तो इसमें क्या है, मुझे करेक्टर्स के ना नाम लर्न करवाने थे। अब करेक्टर्स के नाम जो थे वो उसको लर्न हो नहीं रहे थे, तो उसके लिए मैंने ये क्वेश्चन फॉर्म किया था कि किस तरह से आप संज्ञा, क्योंकि हिंदी में हम क्या बोलते हैं, संज्ञा, नेमिंग वर्ड्स इनको हम बोलते हैं। तो इसमें क्या है, डायलॉग्स मैंने उसी चैप्टर में से नोट डाउन किए थे एंड इनको अंडरलाइन कर दिया था, जो संज्ञा जिसकी जगह पर ये यूज़ हुए हैं, ताकि वो नाम इसको लर्न कर सके। अब जैसे इसमें है, मैं भी दादाजी के साथ टहलने निकला, तो इसमें मैं कौन है, अवीश। तो ये जो नाम थे ना, वो थोड़ा सा उनको लर्न करने में डिफ़िकल्टी हो रही थी, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन फॉर्म किया था कि इन केस कोई करेक्टर्स पे कोई नाम आता है तो उनको कन्फ्यूजन नहीं होगी एग्ज़ाम में। सिलेबस में अगर कोई कविता है तो उसकी पंक्तियाँ भी पूरी करने के लिए पेपर में आ जाती हैं, तो उसके लिए भी हमें इम्पॉर्टेंट है, हमें पूरी पोएम लर्न करनी होती है ताकि किसी में भी अगर कोई पैरा भी अगर आ जाएगा तो हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप छोटे छोटे पैराग्राफ दे सकते हैं, उसको वो कंप्लीट करेंगे तो उनकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि पूरी पोएम लर्न इजीली हो जाता है। एक्चुअली हिंदी में क्या प्रॉब्लम है कि मिस्टेक्स कहाँ होती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हैं बच्चे, तो उसको प्रैक्टिस करवाने के लिए आप इस तरह से छोटे छोटे स्टैंजास देंगे तो वो इसको लर्न कर सकेंगे। नेक्स्ट इस तरह से आता है, सही व गलत का चिन्ह लगाओ, मतलब चैप्टर के बीच में से कोई डायलॉग है, कोई लाइन है, वो उस तरह से आप उसको थोड़ा सा ऑल्टर करके लिख सकते हैं ताकि वो गलत हो जाए या सही आपको ठीक करना है। तो इस तरह से ये भी एक क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है सही व गलत का। नेक्स्ट ये संज्ञा वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया, संज्ञा किस स्थान पे यूज़ की गई है, तो वो आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, जिनको लॉन्ग फॉर्मेट में आंसर करना होता है, उसकी हम प्रैक्टिस इस तरह से करवा सकते हैं।
अच्छा, क्योंकि शब्दार्थ ज़्यादा थे तो मैंने एक क्वेश्चन इनका सेपरेट कर दिया था कि जिससे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज़ हम तो प्रैक्टिस करवा रहे हैं बट टीचर कुछ भी दे सकती है। तो मैंने एक अलग क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिया था कि इसमें आपको शब्दार्थ राइट करने हैं। तो इसमें जो एक्स्ट्रा सारे जो शब्दार्थ थे वो मैंने इंक्लूड कर दिए थे इसके अंदर। नेक्स्ट आ जाता है व्याकरण वाला पार्ट, हिंदी ग्रामर। तो उसमें जैसे फर्स्ट है ये विराम चिन्ह लगाने हैं, मतलब इनके अकॉर्डिंग टू सिलेबस, इनके सिलेबस में अभी ये इंक्लूडेड है, विराम चिन्ह लगाने हैं। तो इसमें चिन्ह बताने होते हैं कौन कौन से इसमें इंक्लूडेड हैं सिलेबस के हिसाब से, उसके हिसाब से आप सेंटेंस दे सकते हैं ताकि वो इसमें लगा सकें चिन्ह। नेक्स्ट इसमें था अनेकार्थी शब्द, उसमें मैंने सारे ही इसमें लिख दिए बिकॉज़ ये सारे लर्न करना इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सब इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। पेपर में ऑल्दो सारे नहीं आते हैं बट हमें लर्न सारे करने हैं। नेक्स्ट रिक्त स्थान, क्योंकि ये जो इनकी डेफिनेशंस होती हैं हिंदी में थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाती हैं, उनको लर्न करने के लिए एक तो हमें पता होना चाहिए कि उनकी स्पेलिंग किस तरह से लिखते हैं। जैसे क्रिया, सकर्मक, ये थोड़े से वर्ड्स क्या हैं इन बच्चों के लिए ना डिफ़िकल्टी क्रिएट करते हैं, तो उसको हमें अगर हम इस तरह से करवाएंगे ना तो हमें इसमें क्या होता है कि डेफिनेशन भी लर्न हो जाती है एंड जो मेन वर्ड है उसको भी हमें लिखना आ जाता है। तो इसलिए जो कुछ डेफिनेशंस थी वो मैंने इसमें इंक्लूड करी हैं एक रिक्त स्थान के फॉर्म में कि आप इसको फिल करिए। नेक्स्ट इसमें है क्रिया के भेद राइट करने वाला क्वेश्चन कि सकर्मक एंड अकर्मक क्रिया कौन सी है, वो इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। एक जस्ट एक एग्जांपल है, आप इस तरह से क्वेश्चंस वर्कशीट्स फॉर्म कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए, एक क्विक रिवीजन के लिए, जब एग्ज़ाम टाइम पे आपको बहुत हेल्प रहेगी इस चीज़ से। नेक्स्ट आता है ये विशेषण वाले चैप्टर में विशेषण, विशेष्य और इनके भेद बताने हैं। तो कोई भी सेंटेंस आप इसमें राइट कर सकते हैं, कोई चैप्टर के बीच में से लिख सकते हैं, अदरवाइज़ व्याकरण की बुक्स में मिल जाता है वो आप सर्च कर सकते हैं, कोई ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, कोई भी सेंटेंस आप दे सकते हैं जिसमें वो इनको डिफ़ाइन कर सकें कि विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है एंड देन उसका भेद क्या है। ये भी थोड़ी स्पेलिंग्स ट्रिकी हैं, गुणवाचक, सर्वनामिक, ये भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो इसमें भी वो स्पेलिंग मिस्टेक करता है, तो इसलिए मैंने ये प्रैक्टिस करवाई थी। नेक्स्ट आ जाता है क्रिया के काल बताने वाला, भविष्य, वर्तमान और भूतकाल। मेन मैंने अभी क्या कहा आपसे, मेन स्पेलिंग्स हैं, इनको बोलना बहुत आसान है बट हाँ बच्चों के लिए स्पेलिंग्स मुश्किल है। आप देखेंगे यहाँ पे ये भूतकाल था तो यहाँ पर उन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक करी है, इसको भूतकाल कर दिया है छोटे ओ की मात्रा लगा के, तो वो हमें इसको करेक्ट करना है। अब ये इसको जब वो सुबह देखेंगे, जिस दिन वो स्कूल पेपर देने जाते हैं, तो जब सुबह देखेंगे तो उनको रिवाइज़ होगा कि अच्छा मैंने ये मिस्टेक यहाँ करी थी तो मुझे मेन एग्जामिनेशन में अपने नहीं करनी है। नेक्स्ट आ जाता है पत्र। इनके सिलेबस में अभी इस टाइम अनौपचारिक पत्र जो है वो इंक्लूडेड है, तो वो मैंने एक एग्जाम्पल कोई भी यहाँ पर लिख दिया है, उस पर बेस पे इनको पत्र राइट करना था। तो यहाँ पर वो फॉर्मेट की गलती हो गई है, यहाँ पे जैसे मामा जी के नीचे यहाँ से स्टार्ट करना था तो ये फॉर्मेट गलत हो गया है, ये इनको ठीक करना होगा। नेक्स्ट एक आता है अनुच्छेद। देखिए कोई भी टॉपिक आप दे सकते हैं, जैसे मैंने इसमें लिखा है जब मुझे घर में अकेला रहना पड़ा, ये कोई भी रैंडम टॉपिक आ जाता है तो वो हमें राइट करना है। एंड लास्ट है ये चित्र को देखकर पिक्चर डिस्क्रिप्शन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, उस तरह से कोई भी पिक्चर आप दिखा सकते हैं। मैंने यहाँ ड्रॉ नहीं किया है बट एक पिक्चर शो कर दी थी उसकी बुक में से ही, तो उसको बुक से ही वो उसको एक्सप्लेन करना था। तो इस तरह से ये शीट्स मैंने बनाई हैं और मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आपको भी एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहे। अगर आप कोई और तरीका फॉलो करते हैं बच्चों को रिवाइज़ कराने के लिए, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बताने के लिए, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो, इसमें से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।